This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ वअअमालना मिनर रिया वअल्सिनतना मिनल कज़िब वअअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़िस सुदूर। जी बच्चे, क्या हाल है आप लोगों का? सॉरी बच्चे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मेरी पिछली क्लास थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझाते समझाते थोड़ी सी लेट हो गई। जी बच्चे, हम लोगों ने आज से ISA 610 डिस्कस करना। ठीक है जी बच्चे। कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने हैं, फिर उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह इसकी रीडिंग भी करते जाएंगे। बच्चे, ISA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कॉन्सेप्ट क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इस कॉन्सेप्ट को पहले अगर हम समझ लें, बच्चों को इसके थीम का ही नहीं पता होता तो फिर इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड भी समझ सही तरह से नहीं आ पाता। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जैसे बच्चे कल मैं आपको एक बात समझा रहा था, उसी तरह से कल जैसे हम समझ रहे थे बात, उसी तरह से इस बात को भी जरा समझ लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। थोड़ी सी हमारा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी बच्चे। इसके बाद भी मैंने फर्दर आपको बात इस तरह से ये चेन हमारी बन जाती है। मैं नहीं बनाऊंगा पूरी। बच्चे, आप लोग BM पढ़ते हो तो BM में आप इसे कहते थे टॉप मैनेजमेंट। इसके लिए वर्ड बोलते थे मिडल मैनेजमेंट। और इसके लिए बच्चे हम ऑपरेशनल स्टाफ मेंबर्स बोला करते थे। ठीक होगा जी बच्चे। अब टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? टॉप मैनेजमेंट that is responsible for the preparation of the financial statement. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम है। इस ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑडिटर साहब हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक हो गया जी। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर। अब टॉप मैनेजमेंट, जिसे मैं यूजुअली TCWG, समटाइम मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह रहा था, मैनेजमेंट भी कह रहा था, बेसिकली टॉप मैनेजमेंट है। हमने सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करनी। रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज की प्रोवाइड करनी है?
कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने बनाई है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती, कोई फ्रॉड मौजूद नहीं है। ये रीजनेबल एश्योरेंस टॉप मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल ऑडिटर को प्रोवाइड करनी। अब ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है किसको? एक्सटर्नल ऑडिटर को। किसने? टॉप मैनेजमेंट ने। ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए टॉप मैनेजमेंट को जरूरत होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके लिए क्या करें? कंट्रोल्स डिजाइन करें, इंप्लीमेंट करें। कंट्रोल्स को डिजाइन करें और इंप्लीमेंट करें। अब उनके लिए कंट्रोल्स, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें गलती नहीं है, इसमें एरर नहीं है, इसमें फ्रॉड नहीं है। ऑडिटर को बताया जा रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ऑडिटर साहब पूछ रहे हैं वो कैसे? कहा जी हमने कंट्रोल ही बहुत स्ट्रिक्ट लगाए हैं, कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। जैसे ही आप कोई भी प्रोसेस समझते थे तो आप क्या किया करते थे? सबसे पहले आपको मैं कहा करता था कि कंट्रोल सबसे पहले हम समझते हैं पेपर पे, कि कंट्रोल्स है उनके सिस्टम को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और देन इवेल्युएट किया जाता है कंट्रोल्स आया इफेक्टिवली ऑपरेट हो भी रहे हैं या इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे। तो सबसे पहले कंट्रोल को समझा जाता। तो एक्सटर्नल ऑडिटर टॉप मैनेजमेंट से कह रहा है कि आप हमें यकीन दहानी दिलवा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर है। आप हमें बताइए कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा जी हमने कंट्रोल्स बड़े अच्छे हैं। अब इन कंट्रोल्स के लिए पहले मैं बात टॉप मैनेजमेंट की करता हूं। हमने पहले भी पढ़ा, टॉप पे भी पढ़ा, हमने कहा जी कि टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल्स को डिजाइन करती है, फॉर्मुलेट करती है, मिडल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है और एग्जीक्यूट करना होता है जिन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको एक बात समझा देता हूं। कहा गया कि जब भी कोई वाउचर बनेगा उसको जो भी पर्सोनल प्रिपेयर करे उसके बाद वो उससे हायर अथॉरिटी को रिव्यू करवाएगा, फिर उससे हायर वन अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी और जो पर्सन बनाए वो भी अपने सिग्नेचर करे, जो रिव्यू करे वो भी सिग्नेचर करे, डेट लिखे, और जिसने ऑथराइज करना है वो भी सिग्नेचर करे और रिव्यू करे, और वो भी अच्छे तरीके से हर तरह से हर बात क्लियर क्लियर टिक करे, मार्क करे, डेट्स लिखे और इनिशियल्स और फुल सिग्नेचर्स मेंशन करे। अब जब तक ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा तो क्या ये कंट्रोल्स एग्जीक्यूट हो सकते थे? पॉसिबल ही नहीं था। तो ऑपरेशनल मेंबर्स जिन्होंने ये वर्क करना था उन्होंने तो इन को एग्जीक्यूट करना था, इन कंट्रोल्स को। तो ऑपरेशनल मेंबर्स इन कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अमल दरामद करते हैं। ठीक होगा जी बच्चों? अब टॉप मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमने कंट्रोल्स डिजाइन कर दिए, फॉर्मुलेट कर दिए, क्या जैसे हमने डिजाइन किए थे, फॉर्मुलेट किए थे, प्रैक्टिकली वैसे अप्लाई भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इसके लिए टॉप मैनेजमेंट ने एक पर्सोनल अपॉइंट कर दिया जो इंटरनल ऑडिटर है। और वो रिपोर्ट भी किनको कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट।
इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि कंट्रोल्स को देखना कि जैसे टॉप मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स डिजाइन किए थे, फॉर्मुलेट किए थे, मिडिल मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किए थे, ऑपरेशनल मेंबर्स, ऑपरेशनल वर्कर्स, मैनेजर्स ऑपरेशनल, क्या उन्हें एग्जीक्यूट भी वैसे ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इंटरनल ऑडिटर का काम होता है, जैसे हमने कल पढ़ा, कि वो सारे ही कंट्रोल्स देख रहा है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, रेलिवेंट टू ऑडिट है या नहीं है, वो हर तरह के कंट्रोल को देख रहा है। इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिव्यू भी करता है, वो ऑडिट भी करता है, वो इन्वेस्टिगेशन भी करता है। हमने कल ये भी बात पढ़ी। ठीक हो गया बच्चे? यहां तक मैं बात समझा पाया हूं? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? मैंने लिंक जोड़ना है अभी। जी बच्चे, बात समझा पाया हूं? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। चले जी, बाकी बच्चों को अहमद साहब का रिस्पांस आ गया है? एतजाज साहब, फहद साहब, आप कैसे? यस सर, मैंने कहा आ गया समझ। नहीं, आप पिछली क्लास में नहीं थे? सर मैं था सर। अच्छा, यस सर। चलो ठीक हो गया जी, मान लेते हैं आपकी बात। जी बच्चे, जवेरिया आपको भी समझ में आई है? फारूक, आसिफ साहब, अली रियाज, क्योंकि यहाँ से मैंने लिंक जोड़ना है बच्चे, और लिंक ना समझ में आया तो स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा। इत्तेजाज बच्चे, आपको भी समझ आ गई है? जी अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कंट्रोल्स को सबसे पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद उन पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करने के बाद उसने इवेल्युएट करना। तीन काम करने हैं, मैं तीनों बातें लिखता हूं। एक्सटर्नल ऑडिटर ने क्या करना है? सबसे पहला काम, कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना। देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंप्लायंस टेस्ट अप्लाई करने हैं। फिर इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट दो, या तो कंट्रोल्स इफेक्टिव होते हैं या कंट्रोल्स इनइफेक्टिव होंगे। उसने ये देखना है कंट्रोल्स इफेक्टिव है या कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है। अगर तो कंट्रोल्स बच्चे इफेक्टिव है, कंट्रोल्स क्या है? इफेक्टिव, तो उसने काम क्या करना है, वर्क क्या करना है, उसका एक्सटेंड क्या कर देना है? स्मॉल कर देना, कम कर देना। और अगर इनइफेक्टिव है तो काम बढ़ा देना है। अगर तो कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो काम क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसने डिसीजन लेना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। काम कम करूं या काम ज्यादा करूं? अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि एक ही काम अगेन एंड अगेन नहीं हो रहा। कंट्रोल्स को इंटरनल ऑडिटर भी चेक कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है, और कंट्रोल्स को फिर एक्सटर्नल ऑडिटर भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है। तो ये काम तो अगेन एंड अगेन, एक ही काम है और अगेन एंड अगेन परफॉर्म हो रहा है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर को पता है कि इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। एक्सटर्नल ऑडिटर को पता है इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही ना हो या आउटसोर्सिंग ही ना हो इंटरनल ऑडिटर की। ऑर्गेनाइजेशन में मींस टू से इंटरनल ऑडिट नहीं हो रहा तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है, उसने काम ही नहीं किया, तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसके काम पे रिलाई कैसे कर सकता? उसका काम ही नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, बहरहाल एक्सटर्नल ऑडिटर को पता है इंटरनल ऑडिटर ने ये काम सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से बड़े बखूबी सरअंजाम दिए, और उसके लिए इंटरनल ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट इशू करता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। वो टॉप मैनेजमेंट को एड्रेस करता है। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो यूजुअली एड्रेस करता है मैनेजमेंट के नाम पे रिपोर्ट। तो एक्सटर्नल ऑडिटर उससे भी अंदाजा लगा सकता है कि इंटरनल ऑडिटर ने कहां कहां क्या क्या काम किया हुआ है। एक्सटर्नल ऑडिटर अब चाहता है
कि मुझे ये काम दोबारा ना करना पड़े, जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है मैं थोड़ा सा उसके काम को भांप लूं, देख लूं, उसने काम अच्छे से किया हुआ है, उसके काम को समझ लूं, फिर उसके मुताबिक मैं ये फैसला कर दूं। काम तो बाकी मैंने ही करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मैंने कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, ये तो मैंने ही फैसला करना है, इंटरनल ऑडिटर ने नहीं करना। तो क्या मैं उसके ही काम पे थोड़ा सा रिलाय कर सकता हूं? ये स्टैंडर्ड हमारी हेल्प करता है कि आपने अगर उसके काम पे रिलाय करना है तो उसके काम पे रिलाय करने से पहले आपने बहुत सारी चीजें उसके बारे में भी जान लेनी है, उसके काम के बारे में भी जान लेनी है, उसकी क्वालिटी के बारे में भी जान लेनी है, देन फिर आपने उसके काम पे रिलाय करना। हो सकता है ना बच्चे, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने उसके काम को लिया, आपने कहा उसने कंट्रोल्स चेक कर लिए हुए और इंटरनल ऑडिटर ने कहा था कि कंट्रोल्स बड़े इफेक्टिव है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। इंटरनल ऑडिटर ने कहा कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है। आपने कहा ठीक है, थोड़ा सा काम करो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में आपने स्मॉल सैंपलिंग सेलेक्ट की और काम किया। काम करने के बाद ओपिनियन दे दी, पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद थी। अगर आप काम थोड़ा सा एक्सटेंड बढ़ा लेते, इंटरनल कंट्रोल्स को खुद से चेक कर लेते, तो तब आपको वो गलती मिल जाती। अब नहीं मिली, प्रॉब्लम हो गई। अब इसका मतलब है आप अपनी रिपोर्ट में कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाय किया, उसने ही अपना काम ठीक नहीं किया था। आप नहीं ऐसा कह सकते हो, स्टैंडर्ड ने मना कर दिया। स्टैंडर्ड ने कहा आपने अगर इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाय किया, आप अपनी रिपोर्ट में ये बात मेंशन नहीं करोगे। अगर आपने ये बात मेंशन कर भी दी, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात के मेंशन करने से कम नहीं हो जाएगी कि आपने कहा कि जी इंटरनल ऑडिटर के काम पे मैं रिलाय कर रहा हूं, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, और अगर ओपिनियन में कोई प्रॉब्लम आती है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि इंटरनल ऑडिटर की। तो फिर अब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि ऐसे इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो ऑडिटर से, उसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें हेल्प प्रोवाइड की है, गाइडलाइन प्रोवाइड की कि कब कब, कैसे कैसे, कितना कितना और कौन कौन सा काम आप इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकते हो। थीम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे इसका? यस सर। ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें मेन 2 टॉपिक्स है। एक है फर्स्ट वन, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पहला कॉन्सेप्ट, इंटरनल ऑडिटर ने काम किया हुआ, उसके काम को हम यूज कर रहे हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बच्चे मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट देते हैं, मैं भी आपको ज्वाइन करता हूं दोबारा। ओके सर। ये दूध वाला भी क्लास के टाइम होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चे, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया हुआ उसके काम को इस्तेमाल करना। पहला स्टेप तो ये है।
दूसरा इसका एक और पार्ट है, अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें समझने, क्या बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या हमने पहले कॉम्पिटेंस देखनी है, उसकी कैपेबिलिटी देखनी है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, फिर उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कब हमने उसके काम को इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा काम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस काम को हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वो बातें तो हमने पढ़नी है। इसके अलावा इस स्टैंडर्ड के हमने दो पार्ट्स कर, एक ये कि जो उसने काम किया हुआ अपनी इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए, ये बात याद रखिए, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जब वो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था और इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करते हुए उसने जो काम किया और जो एविडेंस हासिल किए हम उन पे रिलाय करें। एक तो ये, दूसरा ये है कि यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, supervision and review, हम उसे कहते हैं, हम आपको बताते हैं, हम डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको सुपरवाइज करेंगे और आपके काम को रिव्यू करेंगे, काम आपने करना है बट हम डायरेक्शन देंगे, तब हम उसके काम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो बातें, फिर हम इस स्टैंडर्ड को बाइफरकेट इस तरह से दो हिस्सों में। जी बच्चे, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है जी बच्चे, चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सब बच्चों को क्लियर है जी? अब हमने इस स्टैंडर्ड को समझना और पढ़ना भी है। सबसे पहले इसका रिलेशनशिप है ISA 315 का 610 के साथ, वो रिलेशनशिप समझिएगा। अच्छा, 315 किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। देखिए मैं यही बातें कर रहा था आपके साथ जब मैं आपके साथ चेन बना रहा था, कि एंटिटी को समझना और उसके इन्वायरमेंट को समझना जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, और साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल्स। याद आई पूरी बात? क्लियर हो गया जी बच्चे? तो इंटरनल ऑडिटर के भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं, उसके भी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISA 315 रिवाइज जो क्या बताता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करना और असेस करना। अच्छा, किसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आपको पता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी प्रोडक्ट होती है? इनहेरेंट रिस्क की और कंट्रोल रिस्क की। किस तरह से? एंटिटी को समझ के और उसके इन्वायरमेंट को समझ के हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और असेस करना, क्या रिस्क मौजूद है, और अगर है क्या सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, इसको हमने असेस करना। Addresses how the knowledge and experience of internal audit function can inform the external auditor's understanding of the entity and its environment and identification and assessment of risk of material misstatement. अब देखिए यहां से बात स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। एड्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है कि कैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिट फंक्शन का इन्फॉर्म कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकता है
किसको? एक्सटर्नल ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सटर्नल ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, और जो उसने आइडेंटिफाई किया, असेस किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बारे में इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कम्युनिकेट कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। ISA 315 रिवाइज ने यह भी बात बताई है कि कितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, कैसे हो सकती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक्सप्लेन किया। किसको बचे? इंटरनल ऑडिटर की एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसने बताई है? 315 ने। और साथ ही साथ ऑल्सो क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर कैन बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, के जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्फॉर्म किया जाएगा सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में, जिससे एक्सटर्नल ऑडिटर के काम में अफेक्ट आ सकता है, दैट में अफेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर्स वर्क, जो एक्सटर्नल ऑडिटर को उसके काम को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगा जी बच्चे? पढ़िएगा बच्चे जरा, ये पहली बात आपको क्लियर हुई है, दोबारा से पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और टेक्निकल भी है। जी बच्चे, सब लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इस बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एक बच्चे का मैसेज आ गया कि समझ आ गई, बाकी बच्चों ने भी पढ़ लिया इसको? यस सर। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सेकंड पैराग्राफ भी बच्चे अब मेरे साथ पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसकी। 315 रिवाइज ये कहता है कि जब आपने प्लान करना है ऑडिट को, एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना है? लाजमी असेस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। जी है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। अगर नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो असेस करना है इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव। समझ आ रही है बात? ISA 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, वो कहता है कि ऑडिटर को, जब एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट को प्लान करने लगे, तो वो पहले असेस करे, लाजमी असेस करे कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। जी है। इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या इनइफेक्टिव है? तो ये पहली बात इफेक्टिव है। जब वो ये फैसला करे या वो ख्वाहिश है उसकी कि वो काम ना करे बल्कि इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर ले, यूज करे वर्क ऑफ ऑडिट क्लाइंट्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जिस क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहा है वो ऑडिट क्लाइंट है, उसके ऑडिट क्लाइंट के इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है, उससे पहले ये डिटरमिन करे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन की इफेक्टिवनेस क्या है। मुझे बताएं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बात मैं समझा पाया हूं आपको?
यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, सम Yes, टाइम sir. क्या है, सिर्फ इफेक्टिव होगा तो तभी हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन इनइफेक्टिव अगर है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो तब भी हम हासिल कर सकते हैं। तो देखें, इवन वेयर इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज डीम्ड इनइफेक्टिव, इट मे स्टिल बी यूजफुल, ये फिर भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्या? टू बी अवेयर आपको इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोवाइड कर दे, मालूमात दे दे इंटरनल ऑडिट कंक्लूजन्स के बारे में। अच्छा, अब इफेक्टिवनेस का बड़ा इंपैक्ट है, इंटरनल ऑडिट की इफेक्टिवनेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एक्सटर्नल ऑडिटर को असेस करना है कि कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट रिस्क कितना है। तो मैं पढ़ने लगा हूं ये बात, ये हमने पहले ही कही है कि इंटरनल ऑडिटर का काम रिव्यू भी होता है, ऑडिट भी होता है, इन्वेस्टिगेशन भी होता है। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बड़े प्रॉपर तरीके से देख रहा होता है। वो तो फाइनेंशियल भी देखता है, नॉन फाइनेंशियल भी देखता है, वो तो हर तरह के कंट्रोल्स को देखता है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो इफेक्टिवनेस है इंटरनल ऑडिट की, इसका ग्रेट इंपैक्ट है किस पे? हाउ, कैसे एक्सटर्नल ऑडिटर असेस करता है होल कंट्रोल सिस्टम को, पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम को, और असेस करता है ऑडिट रिस्क। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे यहां तक हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। इस पैराग्राफ को भी एक दफा आप खुद से रीड आउट कर ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टेक्निकल पैराग्राफ्स है, तभी मैं बड़ा स्लो मोड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब डिस्कशन सुनिएगा। ISS 610 रिवाइज, ये भी रिवाइज हुआ हुआ। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता था, उससे रिलेटेड परफॉर्म करते हुए फंक्शन जो उसने एविडेंस गैदर किए हुए होते थे, ऑडिटर सिर्फ उस पर रिलाय करता था। चेंज आ गया कि अब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को अगर कानून मना नहीं करता, लॉ और रेगुलेशन मना नहीं करती, तो तब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की और क्लाइंट की परमिशन से, ऑडिट क्लाइंट जिसकी के साथ आप कर रहे हो, तो वो इंटरनल ऑडिटर के साथ भी एग्रीमेंट करेगा। हम पढ़ेंगे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो इंटरनल ऑडिटर से भी करेगा और कंपनी के साथ भी करेगा, मैनेजमेंट के साथ भी करेगा कि भी आपके इंटरनल ऑडिटर को, उसको मैं डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करके कुछ काम करवाना चाहता हूं, आप इजाजत देते हैं अपने इंटरनल ऑडिटर को? अगर तो इजाजत मिलती है, फिर उसके बाद वो कहेगा कि आप, जब मैं उससे काम करवाऊं तो आप किसी भी तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन नहीं करेंगे। और इंटरनल ऑडिटर के साथ वो कहेगा कि भाई आपसे मैं जो भी काम करवाऊं, जिस तरह से भी करवाऊं, उसके लिए डायरेक्शन, सुपरविजन और मैं आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा। आपने वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करनी है। तो ये चेंज आया है उसके अंदर, तो ये रिवाइज हुआ है। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर डील करता है स्पेसिफिकली एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जब एक्सटर्नल ऑडिटर ये चूज कर ले, ये इरादा कर ले कि वो इस्तेमाल करेगा किसके काम को, इंटरनल ऑडिटर के काम। इसमें दो चीजें, इसके दो पार्ट्स हैं।
यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जब इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तो उस फंक्शन को परफॉर्म करते हुए उसने जो काम किया उससे रिलेटेड जो उसने एविडेंस हासिल किए वो एविडेंस एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करना चाहता, उस पर रिलाय करना चाहता। पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी क्या, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर के आप इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट को यूज करते हुए उन्हें डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, सुपरविजन और रिव्यू करेंगे उनके काम, एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। ये सेकंड। ठीक है जी बच्चे, डायरेक्ट असिस्टेंस के भी डेफिनेशन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा बच्चे, ये पैराग्राफ आपने खुद से पढ़ना, जरा पढ़ के मुझे बताइए। कभी मैंने बात बताई थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं होगा वहां पे इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट, ये स्टैंडर्ड अप्लाई भी नहीं हो पाएगा। जी बच्चे, पढ़ के जरा मुझे बताइएगा, ये बात समझ में आ गई? सर ये इसकी लास्ट लाइन सर बता दे सर, समझ नहीं आ रही सर, फर्दर मोर से आगे। जी मैं भी समझा देता हूँ। डायरेक्ट असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट भी अप्लाई नहीं होगी अगर एक्सटर्नल ऑडिटर का प्लान ही नहीं है कि उसने इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करके उससे काम निकलवाना, उसका नहीं इरादा। तो क्या ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी? अब ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन हो पाएगी? मैं इंटरनल ऑडिटर हूं एक ऑर्गेनाइजेशन का, आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, आपने मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करनी, मेरे से काम ही नहीं करवाना, और आप चाहते ही नहीं, आपकी ख्वाहिश ही नहीं है, तो क्या ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन हो पाएगी उस ऑडिट में? हाँ सर। जी अब पढ़ लेंगे बात, अब आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें तीन बातें, तीन टुकड़े करेंगे तो याद रह जाएगी, बातें मुश्किल नहीं होगी। कब कब इंटरनल ऑडिट ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा? पहली बात, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसने काम ही वो वाला नहीं किया जो रेलिवेंट टू ऑडिट हो, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? थर्ड वन, अगर ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर काम को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करना चाहता है, तो तब भी। तो तीन सिचुएशंस बना ली ना आपने, तीन टुकड़े बना लिए इस पैराग्राफ के। पहला क्या, आपने कहा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि इंटरनल ऑडिटर का काम रेलिवेंट टू ऑडिट है ही नहीं, कि हमारे ऑडिट से रेलिवेंट हो वो काम ही नहीं है। थर्ड वन, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, रेलिवेंट टू ऑडिट ही है, हम करवाना ही नहीं चाहते। इसको फोर्थ वन ये भी किया जा सकता है कि कानून इजाजत नहीं देता। अब अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, ये चार बातें अब आपकी पूरी हो गई, अब ये याद रखनी है आप।
जी बच्चे पढ़ लिया आप लोगों ने? किस किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अभी तक जितना हमने पढ़ा है? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए जी बच्चे देखिए अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगे। अच्छा बच्चे हमने डिटरमिन करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने ये डिटरमिन करना है कि क्या वो इंटरनल ऑडिट को उसका जो फंक्शन उसने परफॉर्म किया हुआ है और उस दौरान उसने जो एविडेंस हासिल किए कि मैं उस पर रिलाई कर लूं या उसको डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करूं, किन किन हेड में ऐसा कर सकता हूं और कितना कितना काम मैं उससे करवा सकता हूं, ये डिटरमिन करना, ये ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड का। इसके अलावा क्या उसका काम इतना है मुनासिब कि हम ऑडिट के लिए उसके काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम उसको डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कितना अप्रोप्रिएटली हमें डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना पड़ेगा उसके काम को, ये भी डिटरमिन करना। ठीक हो गया जी बच्चे? अब ये ऑब्जेक्टिव है। अब हम उसके बाद इवेल्युएशन पढ़ने वाले हैं, ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है। इवेल्युएट करना चाह रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए इवेल्युएशन के लिए ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ये बातें अब हम पढ़ने लगे हैं वन बाय वन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिटेन करनी पड़ेंगी आपके लिए, पास पेपर्स के पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चे पहली बात, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का स्टेटस क्या एंटिटी के अंदर, क्या इसे काम भी करने दिया जा रहा है या नहीं करने दिया जा रहा है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का एंटिटी में स्टेटस क्या है। ठीक हो गया? अच्छा अब इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको करता है? डिसाइड किया था ना हम लोगों ने, रिपोर्टिंग किसको रिपोर्ट करेगा? ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रहा है, सीएफओ साहब को कर रहा है, मैनेजर फाइनेंस को रिपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? क्या इसकी एक्सेस टीसीडब्ल्यूजी तक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस तक इसकी एक्सेस है? अगर है तो फिर ये रिलायबल है। नेक्स्ट वन, इसकी कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है? कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन भी यही कर रहा है और इंटरनल ऑडिटर भी यही है, फाइनेंस मैनेजर भी यही बंदा है और इंटरनल ऑडिटर भी ऑर्गेनाइजेशन का ये है। क्या कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये? जी बिल्कुल। अब क्या ये फ्री फ्रॉम एनी कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं फुलफिल कर रहा, ये भी जज कर। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा बच्चे अब इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने लगे। डू दोस चार्ज विद गवर्नेंस ओवरसी एम्प्लॉयमेंट डिसीजन? अगर आप अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन डिपार्टमेंट में लोगों को, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो इसकी एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन कौन लेता है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर फाइनेंस, वो डिसाइड करते हैं। अच्छा इंटरनल ऑडिटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा दी कि आप काम नहीं कर सकते हो? उसे काम करने के लिए कोई इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जाके, हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर को इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं होते। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना है, उसे काम ही नहीं करने दिया जा रहा। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो वैसे ही उसे काम नहीं करने, उसे पसंद ही नहीं आता इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट।
ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब इंटरनल ऑडिटर जब कोई डिसीजन लेता है, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ, तो क्या वो लोग उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो भी करते हैं या नहीं करते? जब वो कोई रिकमेंडेशंस दे देता है कि काम इस तरह से करो, ऐसे करो, तो क्या उसको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता? उसको माना जाता है या नहीं माना जाता? ये ऑब्जेक्टिव। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी में क्या बातें पढ़ी? स्टेटस क्या है जी बच्चे? सबसे पहले याद रखने का तरीका, स्टेटस रिपोर्ट किसको दे रहा है, कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन दो साथ विद गवर्नेंस ले रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई इसको। अगर ये रिकमेंडेशन दे देता है तो क्या इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? ये थी सर ये इधर हम इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर की? इंटरनल ऑडिटर की। एक्सटर्नल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है। और वैसे भी आपको पता है एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो तो हमेशा रिपोर्ट देता ही किनको है, मेंबर्स को। उसको तो कानून ने बता दिया, हम ये थोड़ी देखेंगे। और एक्सटर्नल ऑडिटर ही एक्सटर्नल ऑडिटर को थोड़ी देखेगा, वो खुद ही अपने आप को कैसे देख सकता है? ठीक हो गया। और वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो नहीं बनाएगा, ये तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। ये सिर्फ प्योरली हम बातें किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, किसके लिहाज से कर रहे हैं? इंटरनल ऑडिटर के। अब देखें इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस। अब कंपिटेंस चेक होने लगी है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर रेलिवेंट मेंबर है प्रोफेशनल बॉडी का। प्रोफेशनल जैसे आईकैप, इसी तरह से एसीसीए, सीएमए, ये प्रोफेशनल बॉडीज है। क्या इनका मेंबर है? जी मेंबर है, तो टेक्निकली एफिशिएंट है। ट्रेनिंग, क्या इसने ट्रेनिंग प्रॉपर ली हुई है, प्रोफिशिएंसी है इसके पास? आपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह आप लोग बन जाएंगे और 3-4 साल के अंदर, तो इंशाल्लाह तो क्या आपसे पूछा जाए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने ट्रेनिंग ली हुई है? जी ट्रेनिंग तो होगी आपके पास। ठीक है जी बच्चे। अपॉइंटमेंट के लिए एस्टेब्लिश पॉलिसीज क्या है? हायरिंग की, फायरिंग की, ट्रेनिंग की, इंटरनल ऑडिटर की क्या पॉलिसीज है? इंटरनल ऑडिटर के पास जितना रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर के बनने के लिए, फाइनेंस का भी और अदर नॉलेज भी, क्या उतना है? ये आपको जानना है। कंपिटेंसी, प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी, पॉलिसीज क्या, हायरिंग फायरिंग की, और रिक्वायर्ड नॉलेज। तो इस तरह से पॉइंट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 याद भी हो जाएगा। और अपनी कुछ शॉर्ट समरी भी बनाते जाएं साथ साथ, आपके लिए एग्जाम से पहले बड़ी हेल्पफुल होती है जी बच्चे। लास्ट वन पॉइंट आ गया, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इंटरनल ऑडिट वर्क करता है प्रॉपरली प्लानिंग के साथ, सुपरवाइज भी करता है, रिव्यू भी करता है, और हर डॉक्यूमेंट, हर काम को लिख के करता है? क्या इंटरनल ऑडिटर ऐसे ही काम कर रहा है? और क्या ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को फॉलो भी करता है? ऑडिट मैनुअल्स को, प्रोग्राम्स बना के मैंने इस हेड को इस तरह से ऐसे ऐसे वेरीफाई करना है, क्या ये प्रोग्राम बना के वेरिफिकेशन का प्रोसेस करता है? ये है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, ये लास्ट टॉपिक एक सिंपल सा हम पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इससे आगे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो आपने ये हमने आज टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अगले वाले आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा बच्चे, 1.4 कौन सा काम हम इस्तेमाल, जैसे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हुए इंटरनल ऑडिटर ने तो वो काम इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एग्जांपल्स। अगर किसी भी कोई भी एरिया में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किया लेकिन उसमें जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी इंटरनल ऑडिटर की, उसके काम को इस्तेमाल किया जा सकता है।
इन्वेंट्री काउंट की ऑब्जर्वेशंस वगैरह उसको यूज किया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऑडिट ट्रेल वगैरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उससे रिलेटेड हेल्प ली जा सकती है। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कंप्लायंस ये कि कावानीन को सही तरीके से फॉलो किया गया हुआ है या नहीं किया गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया, क्या वो चेकलिस्ट फिल हुई है, उनको देखा जा सकता है। ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सब्सिडरीज की, जैसे कंपोनेंट ऑडिटर हो गया, वो 600 से रिलेटेड हमने कहा था, तो वो भी हम देख सकते हैं बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे, ये सिंपल सा बहुत ही शॉर्ट पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वन, ये आपने ना यहाँ तक कोशिश करनी है, आपने खुद से पढ़ना है यहाँ तक, बस ज्यादा नहीं, यहाँ तक। और जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ये स्टैंडर्ड अब यहाँ से आगे हमारा इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना हिस्सा आपने पढ़ लिया इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद फिर डायरेक्ट असिस्टेंस है और ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। और इसके पास पर्पस के क्वेश्चंस भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपने मुझे संडे के दिन भी थोड़ा सा टाइम दे दिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।